नमस्कार दोस्तों। तो आपने कल से ही इस चीज़ की चर्चा खूब ज़्यादा सुनी होगी और कल पार्लियामेंट में इसको लेकर के बड़ा बवाल भी हुआ, बड़ा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी किया गया हमारे रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के बारे में। और उसी के ऊपर आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझने वाले हैं। देखिए होता क्या है कि मनरेगा को रिप्लेस किया जाता है वीबीजी रामजी योजना से। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि नाम उसका बदला जाता है और उसके अंदर बल्कि 100 दिन का प्रॉमिस था मनरेगा के अंदर, यहाँ पर प्रॉमिस किया गया कि जो अनस्किल्ड वर्कर है उसको हम 125 दिन का काम देंगे, सरकार ने प्रॉमिस किया। तो सबको लगा कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन जुलाई का जो डेटा आया, क्योंकि 1 जुलाई को इसको इम्प्लीमेंट किया गया और 31 जुलाई तक का डेटा हमारे पास आया, और वो डेटा जब मिनिस्ट्री ने पब्लिश किया तो खूब हो हल्ला मचा उस पूरे डेटा के ऊपर। क्योंकि उस डेटा में ये दिखा कि अगर हम जुलाई 2025 यानी कि मनरेगा वाले जुलाई में देखें तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा था, और वीबीजी रामजी की अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखें तो उसमें 50% की गिरावट यहाँ पर आई है। और इसके ऊपर खूब चर्चा हुई, खूब कंट्रोवर्सी हुई। एक्सप्रेस, हिंदू, लगभग हर जगह पर इसके ऊपर आर्टिकल्स आपने देखे होंगे। अब हम इस पूरी कंट्रोवर्सी को ही नहीं समझेंगे, बल्कि इसका पूरा कंटेक्स्ट, बैकग्राउंड, ये इकोनॉमी के ऊपर, इसके ऊपर इतना हल्ला क्यों मचाया जा रहा है और ये इसका सीधा इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर क्या है, फिस्कल मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, वो भी हम समझेंगे। मतलब आपके पूरे डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ भी हवाबाजी यहाँ पर नहीं होगी इस पूरे वीडियो के अंदर, सिर्फ डेटा के ऊपर बात होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप नोट करिएगा, मैं आपको पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ना मैं सरकार की बुराई कर रहा हूँ, ना मैं सरकार की बड़ाई कर रहा हूँ, ना मैं अपोजिशन की बुराई कर रहा हूँ, ना मैं अपोजिशन की बड़ाई कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिक्स को साइड रख के फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, और आप लास्ट में इस वीडियो के खुद ही डिसाइड करना कि क्या सही है क्या गलत है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, और उसका फिर वे फॉरवर्ड क्या होगा वो भी हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी का जो पूरा फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे ऑफर है, फ्रीडम सेल है, वो शुरू हो चुकी है और उसका रंग आपको चढ़ता हुआ दिख भी रहा होगा। तो हमारा जो कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है, उसको दोबारा से हमने सबसे लोएस्ट प्राइस पर रीइंस्टेट कर दिया है। दैट इज 16,999। आप इस प्राइस में अनअकैडमी का फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं। ये वही बैच है जिसके अंदर अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाते हैं। और आप ऑफर जो है वो 14 अगस्त तक खत्म हो जाएगा, उसके पहले आप इसको ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिएगा। अब इसको अवेल करने के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा, APYT10 मेरा कोड है। इसको जैसे ही यूज़ कोड में आप इस्तेमाल करेंगे आपको ये ऑफ़र मिल जाएगा। अब याद रखिएगा कि क्योंकि 80 साल हो चुके हैं हमारे इंडिपेंडेंस डे को, और उसकी खुशी में अनअकैडमी भी आपको कुछ देना चाहता है। अनअकैडमी 80 लकी लर्नर्स को 100% यहाँ पर रिफंड देगा। तो यानी कि अगर आप लकी लर्नर्स में से एक हुए तो हो सकता है कि आपकी पूरी फीस जो है वो माफ़ भी हो जाए, पूरी फीस जो है वो फ्री भी कर दी जाए। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा। APYT10 मेरा कोड है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर इतना कॉन्ट्रोवर्सी क्यों है, इतना हल्ला क्यों है, इसको इतना मेजर इशू क्यों दिखाया जा रहा है। देखिए हमारे पास रिपोर्ट आती है, जो मिनिस्ट्री खुद अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है, और उसके अंदर वो बोलती है कि जो हमारा रूरल जॉब गारंटी प्रोग्राम है, दैट इज वीबीजी रामजी, जो कि नया वाला है, उसके अंदर 49.94% का ईयर ऑन ईयर जुलाई में ऑफिशियल डेटा के अंदर एक फॉल देखा गया है। यानी इसका कहने का मतलब क्या था कि जो हमारी पुरानी वाली रूरल जॉब गारंटी स्कीम थी, दैट इज मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसका अगर आप जुलाई वाला महीना देखो, यानी कि 2025 का जुलाई का जो अपना पास डेटा है, उससे अगर आप इस वाली स्कीम को, जो नई वाली हमारी जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, वीबीजी रामजी मिशन, जुलाई 1 से जिसको इंप्लीमेंट किया गया, उसका अगर आप डेटा कंपेयर करो तो 2026 और 2025 की जुलाई के डेटा कंपेयर करो तो आपको 50% का डाउनफॉल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए इस 50%, और ये ह्यूज डाउनफॉल है, बहुत बड़ा 50%, मतलब बहुत बड़ा, 50% लोग आपके इस जॉब गारंटी प्रोग्राम को छोड़ के जा चुके हैं, चले गए हैं। वो क्यों हुआ है, क्या हुआ, वो हम आगे देखने वाली बात है। लेकिन प्रथम दृश्य अगर हम देखें, इनिशियली अगर हम इनिशियल पॉइंट पर देखें तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। आप इस टेलीग्राम चैनल को इसको स्कैन करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी पोस्ट किया करते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मेंस के, प्रीलिम्स के, और उसके वहाँ पर एक बड़ी हेल्दी सी डिस्कशन जो है वो हम किया करते हैं। अगर आप कोई आंसर भी लिखते हो तो वो भी वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर मैं अपना फीडबैक आपको दे देता हूँ। तो चलिए अब ये पूरा डेटा हमारे पास आता है, अब इसका पूरा बैकग्राउंड से हम समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ से कंसेप्ट समझना और फिर समझना कि ये इतना कंसर्निंग क्यों है। देखो सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं एक लैंडलेस लेबरर से। ये लैंडलेस लेबरर जो होता है,
ये लैंडलेस लेबरर, एग्रीकल्चरल लेबरर जो होता है, यही कहीं ना कहीं इन जो रूरल जॉब गारंटी प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर जाकर के रजिस्टर होता है। कैसे? देखिए, जब एग्रीकल्चर बढ़िया होता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इस लैंडलेस लेबरर के पास काम होता है, एग्रीकल्चर लेबरर के पास, या तो वो किसी और के लैंड पर खुद जाकर के मजदूर की तरह काम कर लेता है, जिसको खेतिहर मजदूर कहते हैं, या फिर वो अगले की ज़मीन, अब ये भी कंसेप्ट चलने लगा है गांव वगैरह में, क्योंकि लोग शहर की तरफ मूव कर जाते हैं तो अपना ज़मीन जो है, जो अपने एग्रीकल्चर लैंड है, वो इनको किराए पर दे रहे हैं। ये बड़ा चल रहा है आजकल, तो वो इनको किराए पर दे देते हैं और उनसे फिर ये अपना काम करते रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जब ये एग्रीकल्चरल वीक होगा, यानी कि जब रेनफॉल आपकी वीक होगी आपके देश में, तो एग्रीकल्चर भी वीक होगा, और अगर एग्रीकल्चर वीक होगा तो फिर ये लेबर जो है, लैंडलेस लेबर, ये खाली हो जाएगा, जो कि अनस्किल्ड है। अब ये जब खाली हो गया है और इसको गांव में कोई भी ऐसा प्राइवेट जॉब का कोई अपॉर्चुनिटी इसके पास नहीं है, तो ये क्या करेगा? जब इनके पास ये वाली प्रॉब्लम आएगी कि जब रेनफॉल, एराटिक रेनफॉल है, जब रेनफॉल बहुत अनइवन है या बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल है, और क्योंकि इस साल एल नीनो ईयर भी है तो रेनफॉल कम ही होगा, तो एग्रीकल्चर भी जो है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कम होंगी। फिर इनको प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इनको प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए देखना पड़ेगा और ऑप्शंस क्या हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये लोग अनस्किल्ड हैं, तो ये किसी प्राइवेट कंपनी में जाकर के काम नहीं कर सकते। तो व्हाट दे विल डू, दे विल लुक अप टू द गवर्नमेंट, एंड हियर दिस इज द वेरी फिलॉसफी कि जिसके लिए मनरेगा को लाया गया था। मनरेगा को लाने का पूरा फिलॉसफी ये था कि भाई ये जो एग्रीकल्चरल लैंडलेस लेबरर्स हैं, जब एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे बड़ा ख़राब होता है तो ये बेचारे एकदम खाली हो जाते हैं, इनके पास कहीं काम करने के लिए कोई सेक्टर नहीं बचता, और फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो सीधा हमारी इकॉनमी पे होता है। अब ये पूरे वीडियो देखने के बाद अगले 10-15 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि इनके पास काम नहीं होता तो उसका इम्पैक्ट पूरी इंडियन इकॉनमी के ऊपर कैसे होता है। वो अभी थोड़ी देर में आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा, उसको मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ये जब खाली हुए तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम इनको कहीं पर इंगेज कर दें, एक मिनिमम वेजेस जो है हम उनको प्रोवाइड करके, और इनको हम कहीं पर अपने ही प्रोजेक्ट में, क्योंकि गवर्नमेंट के इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके अंदर इंगेज कर दें। एंड दिस इज कॉल्ड दी मनरेगा, दैट इज महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। अब यहाँ पर ये लोग कहाँ काम करते हैं? तो जो भी गवर्नमेंट की साइट चल रही होंगी, चाहे वो वाटर कंजर्वेशन की साइट चल रही होगी, चाहे वो लैंड डेवलपमेंट की साइट चल रही होगी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉन्ड्स, रोड्स, पब्लिक, कोई भी पब्लिक वर्क चल रहा होगा, वहाँ पर इनको इंगेज कर दिया जाता है और एक प्रॉमिस्ड वर्क दिया जाता है कि भाई आपको 100 दिन का हम काम देंगे, भाई आपको 50 दिन का हम काम देंगे, 100 दिन का काम देंगे, इस तरीके से इनको प्रॉमिस कर दिया जाता है। यही पूरा काम था मनरेगा का। अब होता क्या है कि 2026 के अंदर हम एक ट्रांजिशन देखते हैं। क्या ट्रांजिशन देखते हैं? सरकार, पहले मनरेगा चल रहा था जिसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम। अब इसको, इस सिस्टम को बस नाम चेंज करके विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, दैट इज वीबीजी रामजी मिशन कर दिया गया, और इसको इंप्लीमेंट किया गया जुलाई 1, 2026 से। और इसके अंदर, बल्कि इसको सरकार की मंशा कोई खराब नहीं थी, सरकार की मंशा बहुत ठीक थी। सरकार की मंशा थी, नाम तो चेंज किया, लेकिन इसमें आप एक चीज और नोटिस करिए कि यहां पर 100 दिन का काम प्रॉमिस किया जाता था, यहां पर 125 दिन का काम प्रॉमिस किया जा रहा है। तो सरकार का जो मंशा है, जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज नॉट रॉन्ग। आउटपुट कैसे रॉन्ग हुआ, उसी के ऊपर अभी ये पूरी चर्चा जो है वो होने वाली है। तो सरकार ने यहाँ पर 125 दिन का प्रॉमिस किया, उनको लगा कि हम अच्छा काम करेंगे और इसके अंदर हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, जिससे हमारी इकॉनमी भी थोड़ी हेल्दी होगी। ये सारा पूरा हमारा पॉइंट था। अब दिक्कत क्यों है, इसके ऊपर इतना हल्ला क्यों हो रहा है? हल्ला हो रहा है डेटा के ऊपर। तो जुलाई 2025 जब मनरेगा था और जुलाई 2026 जब हमारा वीबीजी रामजी है, इन दोनों का डेटा जब आप कंपेयर करोगे तब आप कहोगे यस दिस इज कंसर्निंग। क्योंकि अगर आप देखिए तो जुलाई 2025 के अंदर 15.33 करोड़ परसेंटेज, और ये सब मिनिस्ट्री का डेटा है, जो ऑफिशियल डेटा है उसके ऊपर बात हो रही है, 15.33 करोड़ परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ था। वहीं जुलाई 2026 के अंदर सिर्फ 7.67 करोड़ परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, यानी कि इसके अंदर एक 49.94% परसेंटेज का, करोड़ परसेंटेज का आपके यहाँ पर फॉल दिख रहा है। ये 50% का जो फॉल है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ह्यूज है। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन ये नहीं है कि इसके नाम बदल देने से ये स्कीम खराब तो हो नहीं जाएगी। मेरा नाम आदित्य है, अब आप अगले दिन, कल को मेरा नाम अजय रख दो, तो क्या आदित्य से अजय मेरा नाम हो जाने से मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई चेंज आ जाएगा? कुछ भी आ जाएगा, वो अच्छा हो बुरा हो, चाहे जैसा भी हो, तो आपके ऊपर है। लेकिन अब मेरा नाम बदल देने से तो ऐसा है नहीं कि मैं बहुत बुरा पढ़ाने लग जाऊंगा अगले दिन से, या बहुत कुछ भयंकर हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा, बल्कि इसको ऑब्जेक्टिव अच्छा ही किया गया था। क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है इंडिया के अंदर, इसको अगर हम अभी इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से देखें
तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। और 50% जो है ये तो बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है, क्योंकि ये एक एल नीनो ईयर है। और मैंने आपको जो स्टार्टिंग में समझाया कि अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो ये जो लैंडलेस लेबरर्स हैं ये बाहर नहीं आएंगे अपने गांव के, ये नहीं आएंगे आपकी साइट पर काम करने, तो वैसे भी आपकी स्कीम खराब वर्क करेगी। तो अगर दिमाग में आपके आ रहा होगा कि यार एग्रीकल्चर अच्छा हुआ होगा तो हो सकता है कि इसके अंदर डाउनफॉल हुआ हो, प्रॉब्लम यही है कि एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है। दिस इज एन एल नीनो ईयर, रेनफॉल वीक है, एग्रीकल्चर बहुत ख़राब है। और एग्रीकल्चर ख़राब है तो उसका सीधा इम्पैक्ट ये होना चाहिए था कि इन लोगों को आकर के जो हमारी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है उसके अंदर रजिस्टर होना चाहिए था, और जो ये परसेंटेज जनरेशन है ये ज़्यादा होना चाहिए था, बल्कि ठीक इसका उल्टा हुआ है, एकदम बिल्कुल आधा हो गया है। और इसीलिए इसके ऊपर इतना हल्ला हो रहा है, इसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी है। अब मनरेगा जो है, मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाया गया, और उसके तहत ये पूरी स्कीम जो है वो लाई गई, और 2005 में इसको लाया गया था और स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके अंदर आप जो है गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हो, जब आपके पास एग्रीकल्चर काम नहीं है तो आप आकर के गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हो कि भाई हमको गारंटी दो कि आप कितने दिन हमको काम करवाओगे, आप हमको गारंटीड वर्क दो। दैट इज द राइट टू डिमांड, राइट टू डिमांड वर्क है ये आपका। तो 100 दिन का यहाँ पर गवर्नमेंट मनरेगा के अंदर आपको देती थी कि एक फाइनेंशियल ईयर में हम आपको 100 दिन का पक्का काम देंगे, एकदम श्योर स्टेबिलिटी से काम यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अब थोड़ा सा इसको आप समझिएगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पर एक शब्द देख रहे होगे, दैट इज परसेंटेज। ये परसेंटेज आप एक शब्द देख रहे होगे, ये एक्चुअल में यूनिट है। जैसे आप नापते हो ना कि हम यहाँ से यहाँ गए किलोमीटर्स में, यहाँ से यहाँ ये रखा है सामान ये मीटर्स में है, तो वो जो आप यूनिट नापते हो वैसा ही अगर आप देखो तो रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर, रूरल जॉब एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर जो पूरा जॉब जनरेशन है, वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसको परसेंटेज में नापा जाता है। परसेंटेज एक यूनिट की तरह काम करता है। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स में आपको समझाऊं तो इसका मतलब है कि 1% वर्किंग फॉर 1 डे। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आप मानिए कि अगर 100 वर्कर्स हैं और वो 100 वर्कर्स को 10 दिन का काम मिल रहा है, तो दिस इक्वल्स 1000 परसेंटेज हियर। यानी कि अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो अब आपको थोड़ा सा ये और अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि जुलाई 2025 के अंदर मनरेगा में 15.33 करोड़ परसेंटेज जनरेशन था। यहाँ पर जुलाई 2026 के अंदर सिर्फ 7.67 करोड़ परसेंटेज जनरेशन है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 50% का डाउनफॉल है। तो यहाँ पर परसेंटेज के ऊपर फिर से आते हैं, ये एक यूनिट की तरह काम करता है। तो मान लीजिए 100 वर्कर्स हैं, 10 दिन के लिए काम किया, तो ये 1000 परसेंटेज आपका सीधा सीधा हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है, द क्वेश्चन इज परसेंटेज को क्यों यूज किया जाता है। परसेंटेज को यूज करने का मतलब ये है कि भाई सिर्फ इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाएंगे। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अब एक लेबरर है, वो लेबरर जाता है अपने आप को रजिस्टर करवाता है और सिर्फ 1 दिन या 2 दिन काम करता है फिर चला जाता है। हो सकता है वो लेबरर और भी जो जॉब एम्प्लॉयमेंट स्कीम है उसके अंदर एनरोल्ड हो, साइमल्टेनियसली सबके अंदर एनरोल्ड हो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। और इसीलिए हमने एक इंटीग्रेशन रखा है कि आप एग्जैक्टली कोई स्कीम कितना वर्क कर रही है, कैसा वर्क कर रही है एम्प्लॉयमेंट स्कीम खासतौर से, तो उसको परसेंटेज में आप कैलकुलेट करो कि 100 वर्कर्स हैं, 10 दिन के लिए अगर काम किया तो दैट इज़ 1000 परसेंटेज। अब आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव समझिएगा और उसके बाद हम पूरे पॉइंट पर आते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है इस पूरे स्कीम को लाने का, मनरेगा या बीबीजी रामजी, कि आप एक लेबरर लैंडलेस, एग्रीकल्चरल लैंडलेस लेबरर्स जो हैं, जो अनस्किल्ड हैं, जो भी अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको आप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, उनके हाउस होल्ड को आप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा दिन उनको काम दे करके। दैट इज़ द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। तो अब मान लीजिए एक स्कीम है और इसका अब आपको यूज़ भी समझ में आएगा। एक स्कीम है और उस स्कीम के अंदर कहा गया कि 100 वर्कर्स हैं, इनको 1 दिन का काम दिया जाएगा, तो कितना परसेंटेज हो गए, 100 परसेंटेज हो गए, 100 into 1 100 परसेंटेज हो गए, राइट। अब दूसरी एक और स्कीम है, उसमें ये कहा गया कि हम एक वर्कर को 100 दिन का काम दे रहे हैं, ये भी 100 परसेंटेज हो गए, ये भी 100 परसेंटेज हो गए। अब अगर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इन 100 वर्कर्स को 1 दिन का काम दे दिया गया, इससे क्या हुआ, इससे कोई चेंज नहीं हुआ, ना उनके हाउस होल्ड इनकम में कोई चेंज हुआ, ना वो उसको रेगुलरली खर्च कर पा रहे, मिनिमम वेज मिल रहा है उनको, 1 दिन में का पैसा मिला, इससे क्या कर लेंगे वो, हो सकता है उस दिन खाना खा लेंगे, उसके बाद तक कोई भरोसा नहीं, कुछ नहीं, और एग्रीकल्चर भी वीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि स्कीम 1 है और ये स्कीम 2 है, तो कौन सा ज़्यादा बेटर है। यहाँ कम से कम एक इंसान का तो काम चल रहा है, एक इंसान को तो 100 दिन की प्रॉमिस वर्किंग मिल रही है। यही होल आइडिया होता है परसेंटेज को कैलकुलेट करने का, कि आप ये देख पाते हो एग्जैक्टली कि कितने लोगों को कितने दिन का काम मिला। दिस इज द होल आइडिया ऑफ परसेंटेज, और इसका पूरा डेटा मिनिस्ट्री निकालती है, उसको पूरा पब्लिश करती है, और उससे आप समझ सकते हैं कि कैसे ये वर्क करता है।
अब यहाँ पर वीबीजी रामजी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण मिशन जो है वो जुलाई 1 को इम्प्लीमेंट किया गया, और पूरा महीना होने के बाद अगस्त 3 को, आई थिंक अगस्त 6 को इसका डेटा मिनिस्ट्री जो है वो पब्लिश करती है, और इसके डेटा में ये बताया जाता है कि भाई हमारे अंदर हमने 50% का डाउनफॉल देखा गया है। मतलब इसको कंपेयर लोग करते हैं और बताते हैं 50% का डाउनफॉल देखा गया है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव वाइज देखें, डेज वाइज देखें, तो डेज वाइज में यहाँ पर मनरेगा के अंदर सिर्फ 100 दिन का प्रॉमिस था, बल्कि यहाँ पर वीबीजी रामजी के अंदर 125 दिन का प्रॉमिस है। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर तो ज़्यादा होना चाहिए था। उधर तो सिर्फ मैक्सिमम 100 दिन आपको दिए जाते हैं, यहाँ तो मैक्सिमम 125 दिन जा सकता है। तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर क्यों आपको ये डाउनफॉल दिखाई दे रहा है? अब जो लोग इसको कह रहे हैं कि यहाँ 125 दिन है तो ज़्यादा होना चाहिए था, इनको पहले चीज़ तो ये समझना चाहिए कि अभी सिर्फ 1 महीने का हमारे पास डेटा है। अभी 125 दिन, पूरे साल का डेटा आप देखो तब तो इसको 100 और 125 को कंपेयर करके आप ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिखा दो। अभी तो हमारे पास जो डेटा है वो ही 1 महीने का है। लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम तो है कि 1 महीने में पिछले साल जुलाई में और इस साल जुलाई में काफ़ी फर्क है, 50% का डाउनफॉल हुआ, वो प्रॉब्लम है। बट आप ये तर्क नहीं दे सकते, इस तर्क को आप यहीं पर डिस्कार्ड कर दो। अब आते हैं बात, अब ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्यों बन जाती है और ज़्यादा बड़ी क्यों बन जाती है? क्योंकि एग्रीकल्चर को जब आप इसमें एडअप करते हो और फिर ये डेटा देखते हो तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी दिख जाती है। तो यहाँ पर जो 49.94% का डाउनफॉल हुआ है 15.33 करोड़ परसेंटेज से 7.67 करोड़ परसेंटेज का, इसमें हम एग्रीकल्चर को भी अगर इंक्लूड कर दें तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा वीक है। और अगर आप 5 साल का पूरा डेटा उठा करके देख लो, बस इसमें एक चीज़ आप एस्केप कर दीजिए, वो 23-24 का डेटा है, इसको आप एस्केप कर दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि 23-24 के डेटा में आपको एक इंप्रूवमेंट दिखाई दिया। बाकी पिछले 4 साल से लगातार ये नंबर बहुत गिरता जा रहा है और इस साल तो हद कर दी, 50% नंबर ये गिर गया। अगर आप 22-23 में देखेंगे तो 23.47 करोड़ था ये। अगर आप 23-24 में देखेंगे, 24-25 में देखेंगे 20.30 करोड़ था परसेंटेज। अगर आप 25-26 में देखेंगे 15.33 करोड़ था परसेंटेज। अगर आप 26-27 में देखेंगे तो अब ये 7.67 करोड़ परसेंटेज हो चुका है। और ये सब किसका है? ये सब जुलाई का डेटा है, हर उस साल के, उस पर्टिकुलर ईयर के जुलाई का डेटा है। मतलब 22-23 के जुलाई का, 24-25 के जुलाई का, 25-26 के जुलाई का, और ये 26-27 वाले फाइनेंशियल ईयर के जुलाई का। ये हर फाइनेंशियल ईयर के जुलाई का डेटा है और इसमें आपको लगातार वीकेंड दिख रहा है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये क्यों हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लगातार सॉफ्टन होता चला जा रहा है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सबके अपने अलग अलग तर्क हैं, हम उन सारे तर्कों के ऊपर बात करेंगे। हम अभी डेटा में आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ कि डेटा क्या क्या है। अब इसको आप एडप्ट करिए हमारे मॉनसून के साथ में। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? जैसा कि मैंने आपको प्रिंसिपल समझाया कि अगर मॉनसून अच्छा होगा, अगर रेनफॉल बढ़िया होगा तो एग्रीकल्चर बढ़िया होगा। एग्रीकल्चर बढ़िया होगा तो हमारे जो रूरल जॉब एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं उसमें ज़्यादा परसेंटेज नहीं दिखाई देंगे आपको, क्योंकि लोग जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे और वो जा करके इन जगहों पर काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये मानसून ख़राब हो तो फिर क्या होना चाहिए? मानसून ख़राब हो तो टेक्निकली इन लोग को बाहर निकल करके जा करके जो रूरल जॉब एम्प्लॉयमेंट स्कीम है उसके अंडर काम करना चाहिए। यहाँ पर एकदम ठीक इसका उल्टा हो गया है। अगर हम इसके हिसाब से देखें, अपने यहाँ पर देखें, तो हमारे यहाँ पर इस बार एल नीनो ईयर है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेनफॉल अनइवन हुई है। इसकी भी अगर हम एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री का भी डेटा उठा करके देख लें तो हमारे यहाँ पर टोटल 741 डिस्ट्रिक्ट हैं भारत के अंदर। इन 741 डिस्ट्रिक्ट में से 50% डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा वीकेंड थी और वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। और ये मैं सिर्फ हवे में नहीं बोल रहा हूँ कि एग्रीकल्चर ख़राब हुआ है, इसका भी डेटा इसीलिए मैं लेकर के आया क्योंकि मुझे पता था आपको ये भी जानना होगा कि कितना ख़राब है एग्रीकल्चर की स्थिति। तो खरीफ क्रॉप कवरेज को आप देखो तो वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर है इस समय पर, वो अपने बहुत ही लो पॉइंट पर है। अगर हम जुलाई 21 2026 के हिसाब से देखें, जुलाई 31 2026 तक का डेटा देखें तो 894.22 लाख हेक्टेयर्स खरीफ क्रॉप कवरेज था। वहीं इसको अगर हम 24-25 के डेटा से कंपेयर करें, यानी कि लास्ट ईयर के 2025 के डेटा से कंपेयर करें, यानी कि लास्ट ईयर के डेटा से कंपेयर करें तो ये 920.72 लाख हेक्टेयर्स कवरेज था। मतलब इसके अंदर आपके पास अगेन 26.50 लाख हेक्टेयर्स का डाउनफॉल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब खरीफ क्रॉप कवरेज जो है वो कम हुआ है। और अगर एग्रीकल्चर खराब है तो क्या होना चाहिए था? ऑटोमेटिकली आपकी जो जॉब एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसके अंदर ज़्यादा एनरोलमेंट होने चाहिए थे, उसके अंदर ज़्यादा परसेंटेज जो है वो दिखने चाहिए थे, लेकिन वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हुई।
तो जब मॉनसून के साथ आप इस पूरे प्रॉब्लम को जोड़ करके देखते हो, देन इट बिकम्स अ रियल प्रॉब्लम, इट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और फिर इसके ऊपर जो है कंट्रोवर्सी और इसके ऊपर मतलब डिबेट तो होनी ही चाहिए, इसके ऊपर एटलीस्ट चर्चा तो होनी चाहिए। अब तर्क क्या है? देखो, इसमें सरकार के पॉइंट से कोई बहुत बड़ा ऐसा ब्लंडर नहीं दिखाई देता, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गलती हो गई हो नहीं दिखाई देती। आप इसको समझने की कोशिश करना। अब बहुत लोग ये कहेंगे, लोगों का तर्क है कि क्यों इतना डाउनफॉल आया, तो लोग कहेंगे हो सकता है कि सरकार के इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हुई हो, स्टेट सही से इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हो, सरकार ने शायद फंड एलोकेशन ज़्यादा नहीं किया हो, ये हो सकता है। इसका भी डेटा देख लीजिए आप उठा करके, क्योंकि मुझे पता था कि ये तर्क आएगा और ये डिफरेंट न्यूज़ चैनल में देख रहा था, हर जगह पर ये तर्क है कि भाई हो सकता है कि खर्च ज़्यादा नहीं किया हो। सरकार के पास सारा डेटा है यहाँ पर। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट एलोकेशन किया गया है एवर रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर, सबसे ज़्यादा यहाँ पर एलोकेशन, फंड का एलोकेशन किया गया है, दैट इज़ 95,692 करोड़, विच इज़ ह्यूज, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। आज तक का सबसे बड़ा जो एलोकेशन है वो इस रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर अभी तक किया गया है सरकार द्वारा। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की मंशा नहीं है इसको बेटर करने की, ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप समझने की कोशिश करना। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनका अपना अलग अलग तर्क है। एक तर्क ये भी इसके अंदर दिया जा रहा है कि हो सकता है कि क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में जो लेबर इंटेंसिव स्टेट्स हैं वहाँ पर इलेक्शंस हैं, थे या होने वाले थे, मतलब बहुत क्लोजली, बहुत करीब से यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले थे। वेस्ट बंगाल में आपने खूब देखा, बिहार में उसके पहले देखा था, तो लगातार इलेक्शंस थे। ये लोग कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड हों या वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंगेज हों, इस वजह से ये बाहर नहीं आए। दूसरा प्रोबेबल कारण इसका ये हो सकता है कि क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ है वॉर की वजह से, इस वजह से ये जो लेबरर्स हैं ये बाहर जा करके, इनको कोई ऑब्जेक्टिव नज़र नहीं आया कि मिनिमम वेज पर काम करके क्या ये करेंगे, उतना काम तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, कुछ ऐसा विलेज में ही कुछ उनको मिल जाए एम्प्लॉयमेंट का तरीका। तो वो एक कारण देखा जा रहा है कि प्रॉब्ली हो सकता है वो हो जाए, या बहुत छोटे लैंड पर कुछ छोटा मोटा करके कुछ काम कर रहे हों, वो हो सकता है। तो इसके प्रोबेबल बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से ऑफिशियली नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या कारण है, तब तक हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते। अब देखो, इसके ऊपर इतनी चर्चा क्यों होती है और इसके ऊपर इतनी बातचीत क्यों होनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसका सीधा इम्पैक्ट आपकी इकॉनमी पर जाता है। और इसको हम समझते हैं, इसको हम केनेशियन इकोनॉमिक्स कहते हैं। जो जॉन मेनार्ड केन्स थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, वो इसको कहते हैं कि जब भी प्राइवेट डिमांड वीकेन होती है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड को सपोर्ट करता है। कैसे करता है, आप इस पूरी साइकिल को समझिएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इकॉनमी के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट डिमांड ऑलरेडी बहुत लो हो चुकी है। अब आप समझना, तो गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे मान लो ये जॉब एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, इसके तहत गवर्नमेंट जो है वो आपको वेजेस के तौर पर एक कुछ अमाउंट दे रही है, एक्स वेजेस दे रही है। अब ये एक्स वेजेस जो है वो वर्कर को मिला, वर्कर को ये इनकम, जैसे ही सैलरी आई उसकी, ये इनकम मिली उसकी, वो उस इनकम को कहाँ करेगा, क्या करेगा उस इनकम का, इस इनकम को ले जाकर खर्च करेगा। कहाँ खर्च करेगा? अपने घर पर खर्च करेगा। हाउस होल्ड इनकम जो है वो बढ़ेगी, तो हाउस होल्ड में जाकर के खर्च होगा। और हाउस होल्ड में जब ये पैसा पहुँचेगा तो वो किस चीज़ पर जाएगा? फूड और जो आपकी नेसेसिटीज़ हैं उसके ऊपर जाएगा। यानी कि आप शॉपकीपर के पास जाओगे, शॉपकीपर को ये पैसा दोगे, शॉपकीपर को जब आप ये पैसा दोगे, वो शॉपकीपर भी इस पैसे को कहीं खर्च करेगा, तो वो शॉपकीपर भी बाहर जाएगा और इस पैसे को ले जाके खर्च करेगा। हालांकि ये बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में मैं आपको बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। फिर जब शॉपकीपर भी उसको खर्च करेगा और भी जगह, फिर ये कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, फाइनली ये पैसा घूम के टैक्स के तौर पर वापस गवर्नमेंट के पास पहुँच जाता है। तो अब इसी के लिए कहा गया, और इसी पूरे प्रोविजन को फिस्कल मल्टीप्लायर इफेक्ट कहा गया। अब ये पूरी साइकिल ही अगर ब्रेक हो जाएगी, अगर ये वर्कर आएगा ही नहीं गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट इसको वेज ही नहीं दे पाएगी, तो ये पैसा साइकिल में आगे कैसे जाएगा? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और इसीलिए इसके ऊपर इतनी चर्चा होती है। इसीलिए हम रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। अब दूसरी चीज़, इसका दूसरा तर्क समझिएगा, क्योंकि इस रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर फीमेल वर्कर्स जो हैं, जो अभी मिनिस्ट्री का डेटा है उसके हिसाब से 63% टोटल जो एम्प्लॉयमेंट उन्होंने जनरेट किया, उसका 63% अकेले फीमेल्स के लिए है। उसका 63% हिस्सा अकेले फीमेल्स हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में फीमेल जाकर के इसमें काम करती हैं। अब ये फीमेल्स जब काम करती हैं, मैन और फीमेल जब काम करती हैं, तो ये भी डेटा है कि फीमेल्स वो पैसा ले जा करके अपने घर में न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर खर्च करती हैं, हेल्थ के ऊपर खर्च करती हैं, विच इज़ अ वेरी प्रिवेंटिव मेजर।
तो बीमारी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, उससे गवर्नमेंट की जो हेल्थ के ऊपर स्पेंडिंग है वो भी कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो रूरल जॉब एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं वो बहुत अच्छा वर्क करें। सो ये पूरे डेटा, पूरे फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए। अब इसको अगर हम कहें इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, तो वे फॉरवर्ड बहुत सिंपल सा है। पहली चीज़ तो अभी 1 महीना हुआ है यार, 1 महीना इज़ टू अर्ली टू से कि ये स्कीम अच्छा काम नहीं कर रही है। कम से कम हमारे पास एक ठीक ठाक सैंपल डेटा होना चाहिए 4-5-6 महीने का एटलीस्ट, तब आप इसके ऊपर कुछ तर्क वितर्क दे सकते हो, कुछ बात कर सकते हो। दूसरी चीज़, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क इतने सारे हो चुके हैं और मैंने आपको कनेक्ट करके बता दिया कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है, प्राइवेट डिमांड बहुत कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 6 महीने का एटलीस्ट हमारे पास डेटा होना चाहिए, उसके बाद हम इसके ऊपर अगर चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपके पास सारा डेटा पहले से है, अब आप ये खुद अपना कैलकुलेट करके बताइएगा कि आपको क्या सही लग रहा है, आपको क्या गलत लग रहा है और क्या सही बात है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।